आपने भी शायद हैशटैग सेव अरावली हैशटैग देखा होगा, जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और ये सिर्फ कोई ऑनलाइन ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय लड़ाई है जो अब सड़कों तक आ पहुंची है। सरकार को भी जवाब देना पड़ रहा है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं इसे परत दर परत। 2.5 अरब साल पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला, उसे कोई गायब कैसे कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, किसी पहेली जैसा। लेकिन जानते हैं, यही इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली बदलाव में, एक परिभाषा के बदलाव में। तो ये है वो नया नियम। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि अब से अरावली की पहाड़ी सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो अपने आसपास के एरिया से कम 100 मीटर ऊंची हो। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा एक टेक्निकल डेफिनेशन जैसा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? इस एक छोटे से मामूली से लगने वाले बदलाव का नतीजा सच कहूं तो हैरान करने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक इंटरनल असेसमेंट बताता है कि ये नया 100 मीटर का नियम अरावली रेंज के 90% से भी ज्यादा हिस्से को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 90%। तो यहां पर ना कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये नियम खनन पर रोक लगाने और एक जैसी यूनिफॉर्म परिभाषा बनाने के लिए लाया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स और हमारे सोर्स का एनालिसिस कुछ और ही कहता है। उनका मानना है कि ये नियम असल में अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से को खनन और रियल एस्टेट के लिए खुला छोड़ देता है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं है, ये 2.5 अरब साल पुरानी एक जीती जागती विरासत है। ये वो दीवार है जो थार के रेगिस्तान को हमारे शहरों में घुसने से रोकती है। ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और सोचिए, ये 22 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और 4 टाइगर रिजर्व्स का घर है। मतलब यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, और भी ज्यादा सीरियस। सोर्स का एनालिसिस ये कहता है कि अरावली में जो कुछ हो रहा है ना, वो कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये एक कथित नेशनल टेम्पलेट का हिस्सा है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे देश भर में बार बार दोहराया जा रहा है। तो सवाल यहीं उठता है, क्या ये सिर्फ अरावली की कहानी है, या फिर ये एक बहुत बड़ी देशव्यापी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है? इसे समझने के लिए हमें उस खास टेम्पलेट पर गौर करना होगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये टेम्पलेट है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला स्टेप, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की परिभाषा ही बदल दो। दूसरा स्टेप, उसकी कानूनी सुरक्षा को कमजोर कर दो। और तीसरा आखिरी स्टेप, विकास के नाम पर वहां माइनिंग और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स बांट दो। इस टेम्पलेट का पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है छत्तीसगढ़ के हसदेव के घने जंगलों में। ये वो इलाका है जिसे कभी कोयला माइनिंग के लिए नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आरोप ये है कि यहाँ फर्जी आदिवासी सहमति के कागज दिखाकर माइनिंग की परमिशन दे दी गई। दूसरा उदाहरण हमें ले चलता है असम। यहाँ दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, और वो भी तब जब पूरा देश कोरोना के लॉकडाउन में था। तब वहाँ ओपन कास्ट कोयला माइनिंग को हरी झंडी दे दी गई। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी हुआ था, शायद आपको याद हो। और फिर बात करते हैं ओडिशा की न्यमगिरी पहाड़ियों की। यहाँ वेदांता के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर आरोप है कि इसके लिए नकली ग्राम सभाएं करवाई गईं, और ये तब हुआ जब वहाँ के स्थानीय डोंगरिया कोंद जनजाति सालों से इसका विरोध कर रही थी। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? इस कथित टेम्पलेट के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? सोर्स का इशारा एक संभावित लेनदेन की तरफ है, और इसका कनेक्शन सीधा सीधा पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सबूत के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने रखा गया है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे वेदांता ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों ने रूलिंग पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। तो यहाँ सीधा सीधा आरोप क्या लगाया जा रहा है? वो ये कि ये जो पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं, वो उन कंपनियों के लिए एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं। मतलब एक हाथ से चंदा दो और दूसरे हाथ से अपने फायदे के नियम बनवाओ। तो ये कहानी सिर्फ कुछ जंगलों या पहाड़ों तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ी है, हमारी नागरिक जागरूकता से और हमारे साझे भविष्य पर मंडरा रहे खतरों से। अब ये मामला एक तरह से जनता की अदालत में है, और हमें एक आने वाले बहुत बड़े खतरे के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस
कथित टेम्पलेट का अगला और शायद सबसे विनाशकारी इस्तेमाल हमें द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकता है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा सोचिए, 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत, करीब करीब 1,80,00,000 पेड़ों का सफाया। और ये सब कहाँ हो रहा है? दुनिया के सबसे सेंसिटिव इकोसिस्टम में से एक में, जो कि दुर्लभ शोम्पेन जनजाति और ना जाने कितने अनगिनत वन्यजीवों का आखिरी घर है। और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात याद रखने की जरूरत है। हमारे संविधान की शुरुआत होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि असली ताकत और असली जिम्मेदारी हम नागरिकों के हाथों में है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई की तरफ भी इशारा किया गया है। जब छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के किसी दूर दराज के जंगल में पेड़ कटते हैं ना, तो शहरों में बैठे ज्यादातर लोगों को शायद पता भी नहीं चलता। लेकिन जब खतरा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के दरवाजे पर आ जाता है, जैसा कि अरावली के केस में हुआ, तब लोग आवाज उठाते हैं। और अक्सर यही नागरिक दबाव हमारे पर्यावरण की रक्षा की आखिरी दीवार साबित होता है। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बड़े शहरों का गुस्सा ही हमारे पर्यावरण को बचाने का आखिरी हथियार है, तो फिर भारत के उन अनगिनत दूर दराज के कोनों पर कौन नजर रख रहा है, जिनकी आवाज शायद हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।